तुम आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहे हो। वो उसके बैग को चेक करती सपाट लहजे में बोली। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? जिंदगी इसी तरह तेज़ी से तो भागती है। वो आईने में देखता हुआ बोला। तुम अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ी बातें करते हो। मैं इस एटीट्यूड में बाज़ तुम्हें खुद उनका मतलब नहीं मालूम होता। वो तंसिया बोली। हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो। आई एम इम्प्रेस। वो कहकर लगाकर बोला और बालों में ब्रश करने लगा। लड़का ने घूरा तो वो फिर से हंस पड़ा। तुम हर वक्त तो हर किसी से इम्प्रेस होते रहते हो। कोई नई बात करो। उससे मुंह में मुस्कुराहट के साथ कहा। फातेह अंदर से जल ही तो गया था। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनसे फातेह इम्प्रेस होता। और गरूर करो खुद पर। फातेह तुमसे इम्प्रेस हो रहा। क्या पता मुस्तकबिल में इम्प्रेस कुछ और में बदल जाए। उससे मुस्कुराहट छुपाते शरारत से कहा और टाई बांधने लगा। तुम्हारी यही बातें तुम्हें जीरो कर देती हैं। वो चलकर बोली। खड़ी होकर पास आओगी तो 10 बन जाएंगे। वो लब दबाकर बोला। लड़का ने हैरत से चौंक कर देखा जिसका चेहरा कहकर दबाने की कोशिश में सुर्ख था। तुम्हारे चेहरे की बदली रंगत से लग रहा है काफ़ी नेगेटिव सोच की मालिक हैं आप। मुझे पॉजिटिव भी ले सकती हैं। मसलन मैं आपको नंबर 1 का खिताब दिया। आपकी ज्यादती ज़ीरो को भुलाकर भी। और आपको अपने साथ खड़ा रहने की ऑफ़र की जिसमें काफ़ी दूसरे रिश्ते भी आ सकते हैं। पर नहीं, तुम जैसे लोगों को अपनी सोच दिखानी होती है बहरहाल। वो मुंह बनाकर काफ़ी तेज़ी से पलटा उस पर सारा कीचड़ फेंक चुका था। वाह, काफ़ी फजूल बोल लेते हो। मेरे पास अवार्ड नहीं इस बकवास पर देने के लिए। सारी बात सुनने के बाद तरका की बर्दाश्त जवाब दे गई। तैश में उसने तंज का तीर फेंका। अवार्ड को बाहर में भेजो। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि एक कामयाब बकवास तुम्हारी इस सोहबत का असर है। वो सरगोशाना बोला। तरका का दिल किया एक थप्पड़ चढ़ते उस नामूने को। तासुर तो कितने संजीदा थे। कितना अजीब बच्चा था। बिल्कुल समझ से बाहर एक बड़ा। बचपन में वो बड़ी उम्र का था। अब तो कोई शातिर ही लग रहा था जिसके पास जैसे जवाबात का स्टॉक मौजूद हो। पर अब उसे कौन समझाए वो फितना था फातेह फितना। आसान अल्फाज में कहा जाए तो बीस का फितना। वाकई बीस सच कहता था। वो एक चालाक फितना था। और सलाम तो उस बीस को था जो उसे माँ के पेट में ही जान गया कि वो फितना है। कितनी चालाकी से आते ही फतेहमंदी का झंडा बाप से छीनकर अब खुद फातेह बुलवा रहा है उसको। तुमसे एक सवाल है। कुछ ताहीर के बाद वो बोली उसके बालों में ब्रश कर रही थी। वो खुद करता ब्रश पर यह धरका की आदत थी। ये वो बेहद अटैच हो चुकी थी उससे कि उसके छोटे से छोटा काम भी खुद करती थी। फातेह का मामला कुछ अलग ही था। वो मोहब्बत जताने वालों में से नहीं था। न ही रवैयों अल्फाजों से जताता था। बल्कि एक एहसास उसकी आंखों से नुमाया होता था। जब वो बात करता था एक जज्बा होता था। पसंद नापसंद गुस्से नफरत सब आंखों से बयान करता था। और वो काफ़ी मुश्किल अमर था कोई जान पाए। एक वाहिद हस्सी हुरुलैन थी जिसके लिए मोहब्बत भरे अल्फाज को अदा करता था। वरना बाकी सब बाप से लेकर भाई के लिए भी कभी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मुझ पर यह एहसान मत करना। वो हंसकर बोला। फातेह मैं सीरियस हूँ। तरका ने अल्फाज पर जोर देकर कहा। फातेह ने बोर्ड से नजरें हटाकर उनके चेहरे को देखा। तो मैं कब लगा तुम्हें मजाक के मूड में हूँ। उससे उल्टा अबरू उठाई वो गहरा सांस भर कर रह गई। बार बार भूल जाती थी कि वो किससे बात कर रही है। सीधे आलम से नहीं टेढ़े फातेह से। अगर मैं कभी चली गई यहाँ से हमेशा के लिए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। काफ़ी सोच और विचार के बाद वो उससे सवाल पूछ रही थी। पर नतीजा उसकी तवक्का के उलट निकला। कहाँ जाना है। वो रिलैक्स होकर पूछ रहा था। अलबत्ता नजरें उस पर नहीं थी जिससे कुछ मालूम कर सके। कहीं भी अपने बच्चों के पास भी। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। तुम्हारे शोहर समेत बच्चे तो मर गए। किसके पास जा रही है फिर। या कोई प्लान तैयार किया हुआ है। ये मत भूलें फातेह से बात कर रही हैं मिकाल से नहीं। वो जानता था उसके बारे में दरका के लिए ये शौक से कम नहीं था। पर कितना बेरहम था। कितनी आसानी से कह दिया मर गए। हाँ, कोई प्लान ही समझ लो। वो कुछ ताहीर बात बोली। फातेह खामोश रहकर उसका चेहरा तकने लगा। चलो फिर एक प्लान मैंने भी रात तैयार किया है। उसके मुकम्मल होने के बाद चली जाना। उसे सपाट लहजे में धक्का के चौंक कर उसे देखा। वो ये बात छुपा रही थी उससे भी कि फातेह तुम नहीं जानते तुम्हारे सिवा रहना कितना मुश्किल है। तुम मेरे मालिक की बेटी नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। वो बेटा जो एक बेटे के खोने के एहसास जागते ही दूसरा बेटा आंखों में सेहत भरकर रात को सीने पर सर रख कर सो जाए। क्या वो समझ सकता था कि दरगाह भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती जान से ज्यादा। पर पहले उसका फर्ज कौन सा। दरगाह ने चौंक कर पूछा। तुम्हें बताना तो ज़रूरी नहीं। फिर भी बता देता हूँ। ज़िंदगी में ये
एहसान याद रखना। शाम तक तुम्हें सीढ़ियों से गिराकर मारने का अभी प्लान बना चुका हूँ, और कब्र तुम्हारी पसंदीदा तरीन जगह यानी कि मेरे रूम में ही बना रहा हूँ। फिर क्या ख्याल है, अभी मरना चाहोगी या बाद में? और लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। दरगाह का बेसाख्ता कहकर उठा, तुम फजूल को ही कब तक छोड़ोगे? वो हंसती हुई बोली, जब तक फजूलियत पास है तब तक कोई उम्मीद नहीं मत रखना। उसे स्कूल का डार्क ब्लू कोट पहना और उसे देखा। तुम्हारे जुमले से मुराद मैं फजूलियत हूँ? वो भड़क उठी। दफातन पर उस पर असर पड़ सकता था। वो तो अपने बाप को नहीं बख्शता, ना ही डरता। तुम्हारी समझदारी का अवार्ड देने का दिल करता है, पर अभी छुट्टे नहीं है मेरे पास। वो चलता हुआ उसके पास आया और झुककर उसका गाल पेशानी पर पोंछे देता। दरगाह की आंखें यकलक नम कर गया। ये रोज ही तो देता था, आम सी बात थी। स्कूल से जाने से पहले उसे यूं ही किस करता था, और साथ कई तरह के जुमले भी कसता कि तुम्हें किस करने से गर्लफ्रेंड्स की फीलिंग्स आती हैं। फिर क्या ख्याल है इस नेकी पर? ऐसे बहुत से कमेंट्स पास करता। कभी तो दरगाह का दिल करता थप्पड़ चढ़ दे, और कभी दिल करता सीने में भींच दे। वो बिल्कुल उसके बेटे अब्दुल रहमान की तरह था, जिसके दिल उसकी गोद में फटा था। अल्लाह ने एक लिया तो दूसरा दे दिया, पर शायद अब वक्त आ गया था उसे भी छोड़कर जाना था। रात ही आरिफ की कॉल आई थी कि साहिर उसे बुला रहा है, सुबह निकलना है जल्दी। दरगाह समझ गई उसके लिए कोई काम होगा जो उस सर को हम देकर कबूलेगी। पर क्या वो हुरूलैन जैसी बेटी फादे मिकाइल जैसे बेटे से दूर रह पाएगी? उन्होंने उसके अंदर सालों बाद जो एहसास जगाए थे, क्या वो फिर से वैसी हो पाएगी? कुछ डीप ले ली क्या किस? उसकी आंखों में नमी को घूर कर देखते फादे ने तंज किया। तरका होश में आती नाच समझी से दिखने लगी, और फिर जब समझ आया तो गुस्से से घूरा। फाते, फाते की जान, वो नस्सार होते लहजे में बोला। तरका कहकर लगाकर उसे बाजू में उठा गई और उसका बैग कंधे पर डाल लिया। शर्म करो, अपने मुस्तकबिल को गोद में उठा रही हो। वो खुद शर्मिंदा होता बोला, पर दरगाह के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो उसे उठाए रूम से निकली। फाते ने गौर से उसकी सर्द आंखों और सपाट चेहरे को देखा। बात सुनो मेरी। उसे थोड़ी सी पकड़कर दरगाह का चेहरा अपनी तरफ किया, पर उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। फाते को शटक उठा। बोलो। वो बोली तो लहजा वही पहले जैसा था, आम सपाट सा। छोड़कर जाने का मत सोचना, और अगर सोचा तो समझ जाना, कभी जो फाते मिला अच्छे की उम्मीद मत रखना। उसकी आंखों में गुस्से नमी से सुर्खी लहराने लगी। तरका हैरत से यखलत उसके बदले रूप को देख रही थी। वो उससे ये भी झूठ नहीं बोल सकती थी कि अपने बच्चों के पास जा रही है। तुमने कहा था शादी कर लो। फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद ख्याल आया, और प्रपोजल भी अच्छा है तो हामी भर ली। उससे उसे चेयर पर बिठाते कहा, दरका, मैं कोई दूध पीता नन्हा बच्चा नहीं जिसे तुम झूठे अल्फाज का चूना लगा रही हो। सोच समझ कर कदम उठाना, वरना मैं मन मुट्ठी भर भी कब्र पर मट्टी नहीं डालूंगा। वो गुस्से से चीखने लगा था कि दरगाह की आंखों ने उसे रिलैक्स कर दिया। कुछ नहीं हो रहा, एक मजाक था। दफातन वो हंस पड़ी और झुक का बेसाख्ता उसके माथे पर बोसा दिया। जो रूम से निकलते मिकाल हुरुलैन ने अपनी आंखों से देखा था। मामा, मैं बता रहा था ना, भाई दरगाह को शादी का कह रहा था। मिकाल ने जल्दी से खुसर फुसर की। ऐसा कुछ नहीं जानू। वो खिलखिलाते हुए झुककर उसे चूमती बोली। उनकी आवाज़ पर दोनों ने उन्हें देखा और साथ मुस्कुरा दिए। खैर तो है, आज दरगाह मोहब्बत की बारिश बरसा रही है। दरगाह के पास आकर उसे सहारा देने पर होर ने शरारत से पूछा। वो महज मुस्कुराई। नहीं, बस इसका दिमाग टिकाने लगा रही थी, मुझे धमकियां दे रहा था। दरगाह की बात सुनकर जहां अपने मासूम बेटे की धमकियों से हो चूंगी, वहीं फाते दांत पीस कर रह गया। मामा, क्या ये धमकियां हैं? मैंने इन्हें कहा अपना ख्याल रखना, आकर साथ खेलते हैं, अगर नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर यकसर एक फाते से मुख्तलिफ फितना बन गया था, जो अपनी माँ के सामने दुनिया का मासूम तरीन बच्चा था। फूल को टूटकर अपने शहजादे पर प्यार आया, वो सबका ख्याल रखता था, और दरगाह उसे देख रही थी। बेचारी दुनिया की मासूम माएँ उससे मुस्कुराहट छुपाई। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हतीजा, नाश्ता तैयार है? वो कहती किचन में कुक से पूछती चली गई। फातेह अपनी चेयर से उठकर हुरुलैन के पास आया और उसके गले में बाहें डालकर उसके गाल थाम झूम रहा था। तो दूसरी तरफ मिकाल, वो दोनों अपनी माँ को रोज़ की तरह किस कर रहे थे। पहले आलम की सुबह वॉक पर जाने पर करते थे, पर जब से आलम गया था काम से आउट ऑफ कंट्री, उसके बाद उन्हें खुली छूट थी। वो जब चाहें अपनी माँ को मोहब्बत कर सकते थे। चलो जल्दी नाश्ता करो। तरका नाश्ता टेबल पर लगाकर बोली। आज तो आ ही जाओ तरका। हुरुलैन ने रोज़ की तरह उसे इसरार कर रही थी।
पर आज खिलाफ तवक्का वो सपाट लहजे में इनकार करने की बजाय हुरूलैन के पास बैठ गई। ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। सुबह फ़ातिह को मोहब्बत, अब हुरूलैन की बात मानना। मिकाल ने हैरत से अपनी माँ को देखा, क्योंकि उन दोनों के मिजाज सेम थे। वो दोनों एक दूसरे से ही ज़्यादा खुसर-फुसर किए पाए जाते थे। फ़ातिह से उलट वो डबल गेमर था, क्योंकि फ़ातिह ने आलम से बिगाड़ कर रखा था, पर मिकाल ने अपने डैड को बेतहाशा मोहब्बत दी थी। नतीजा उस पर ज़्यादा टोक नहीं होती थी। मुख्तसर कहा जाए कि मेस्सी का कॉपी मिकाल नहीं, मेस्सा था। मिकाल के लिए यही काफ़ी था कि वो दोनों से बनाए रखता था, पर उसके अभी इस राज से कोई वाकिफ़ नहीं था कि असल में मिकाल क्या है, वो क्या सोचता है, वो कितना मासूम है और कितना नासमझ। एक बात तयशुदा थी कि सबके ज़हन में मिकाल बहुत मासूम है, बिल्कुल हूरलैन की तरह। फिर था भी तो ऐसा, बड़ी-बड़ी स्याह आँखों वाला, आँखें ऐसी गहरी स्याह जैसे स्याह तूफ़ानी रात हो। कोई गौर से चंद सेकंड्स भी देखे उन आँखों में तो हकीकत उसे स्याह रंग की गहराई खूबसूरती मालूम होती। मुझसे गद्दारी मैं माफ़ नहीं करता दरका। मैं सरनी फ़ातिह हूँ। उसके जैसा दिखता ज़रूर हूँ, पर उस जैसा समझने का धोखा मत खाना। अपनी माँ से बाइका किस करते वो दरगाह के पास आया जो रुलैन के पास खड़ी थी। उसे आहिस्ता आवाज़ में कहकर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया और यहाँ तक कि गेट से निकलकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। फातिह, तुम्हें छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहती। अगर हमारा फिर से मिलना लिखा होगा तो मैं अपने फातिह से ज़रूर मिलूंगी। एक बार फिर वो अपने बेटे से जुदा हो रही थी, पर इस बार दरगाह कुछ और थी, क्योंकि एक भी आंसू वो प्यासी ज़मीन को नहीं दे रही थी। चले मैम, फिर आपको समिया जी के साथ चेकअप के लिए जाना है। उससे हूर को सहारा दिया जो उसे ही देख रही थी। हाँ चलो। वो उसके साथ अंदर वापस बढ़ी। क्या हुआ दरका, तुम ठीक तो हो? उससे उसका चेहरा जांचते हुए पूछा। दरका को हैरत नहीं हुई कि कैसे वे गुलासों का भी ख्याल रखते हैं, अपने फिर भी अपने ही होते हैं। उसे एहसास हुआ था। कुछ नहीं मैम, साहब ने किसी काम से बुलवाया है, कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना है। इससे फातिह नाराज़ हो रहा था। गहरा सांस भरते उससे बात खोलकर घुमाते बताई। आलम ने, वो आ रहे हैं? हुरलैन शॉक्ड हुई और हैरत से पूछने लगी। जी जी बिल्कुल, सर आ रहे हैं और मुझे वहीं काम के लिए बुलाया है। उससे इस्बात में सर हिलाकर कहा। अच्छा, क्या जाना ज़रूरी है? तुम यहाँ भी तो वो काम कर सकती हो जो वहाँ जाकर करना है। हाँ ज़रूरी है, और हर काम अपनी जगह ठीक लगता है। जगह बदलना काम की नौयत देखकर किया जाता है। बाज़ औक़ात जगह बदलना ज़रूरी होता है, कहीं रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। वो उसे समझाने लगी, पर उसकी बातें जहाज़ की तरह उसके दिमाग से उड़ी। वो महज सर हिला गई। ठीक है, आप अपना काम करके जल्दी आइएगा। मैं फ़ातिह को सँभाल लूँगी, वो बहुत मासूम है, समझ जाएगा। हुरलैन ने उसके हाथों को थामकर हौसला दिया तो लफ्ज़ मासूम पर तरका का कहका बेसाख्ता था। क्या हुआ? वो सुर्ख होती शर्मिंदा हो गई, उसे लगा कुछ गलत कह दिया है। कुछ नहीं, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। मुझे तुमसे उसी की खुशबू आती है, उसका लम्स महसूस होता है। दफातर वो संजीदा होती बेसाख्ता हुरलैन का माथा चूम कर बोली। हूर की आंखें नम हो गईं। और मुझे आपसे भी की खुशबू आती है, वो भी हमारा ऐसा ही ख्याल रखती थी। अगर आज वो हमारे बीच होती और हमारी औलाद देखती तो कितना खुश होती। वो दरका, हुरलैन फूट फूट कर रोती दरका के सीने से लग गई। नहीं, रोते नहीं, तुम एक मजबूत लड़की हो, दुनिया की, तुम्हारा रोना बनता ही नहीं है ब्यूटी। दुनिया की लड़कियां तुम्हें देखने के लिए बेकरार है, ब्यूटी कितनी मजबूत होगी। उनकी नज़र में तुम दुनिया जहाँ की मजबूत तरीन लड़की हो, और मैं चाहती हूँ तुम उनके आगे पर पूरा उतरो। दरका की बात पर रू ने उसे हैरत से देखा। क्या दुनिया ब्यूटी को मजबूत लड़की समझती है? हालांकि वो तो दुनिया की कमज़ोर तरीन लड़कियों में से एक है। अगर अब भी तुम्हें अपनी मजबूती पर शक है तो तुम दश्ते वहशत पढ़ना, वहाँ तुम्हें मालूम होगा औरत किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है, चाहे फिर समिया हो, मुस्कान हो, नूरुलैन हो या ब्लाइंड ब्यूटी हुरुलैन हो। दश्ते वहशत? हुरुलैन ने चौंक कर सवालिया देखा। हाँ, दश्ते वहशत। जब तुम पढ़ोगी खुद को आस पास को, तब जो रूह लड़सेगी उसे दश्ते वहशत ही कहते हैं। यकीन मानो, कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ना उस दश्ते वहशत को जहाँ तुम्हें औरत का कोई भी पहलू फरेब या कमज़ोर नहीं लगेगा। वो तुम्हें हर पहलू बा पहलू मजबूत तरीन हंसी लगेगी। वो उसके हाथ चूम कर उठी। उरुलैन बस उसे देखती रही कि वो बड़े दश्ते वहशत या ना, या वो खुद का अभी भी जानना चाहेगी। हाँ, मैं ब्लाइंड ब्यूटी को ज़रूर जानना चाहूँगी।
उसके अंदर से आवाज़ उठी और रूह जैसे लर्ज उठी। जो सोच कर लर्जे, क्या वो दश्त वहशत है? मेरी बेटी की पैदाइश पर ज़रूर आना दरगाह। उसे दहलीज पर खड़ा देखकर वो सिसकी दबाकर बोली, जिंदगी ने मोहलत दी तो ज़रूर आऊँगी। ब्यूटी, तुम्हारे और फाते के लिए, और आने वाली ब्यूटी को इंग्लिश ज़रूर सिखाना। हंसकर बोलती वो रुकी नहीं। रुलैन ने बेड थाम कर उठकर उसके पीछे भागना चाहा, पर उसकी कंडीशन ने उसे इतनी हिम्मत कहाँ दी। दरगाह, ऐसा कौन सा काम है जो हमसे ज़्यादा अहम हो गया है? उससे शिकवा किया, पर वो शिकवा सुनने के लिए रुकी कहाँ थी। जिससे अचानक से आई थी, उसी तरह अचानक से गायब भी हो रही थी। वो रुलैन के आंसू नहीं रुक रहे थे। फाते का क्या हाल होगा? क्या दरगाह अपने फाते के बगैर जी लेगी? जिसके लम्हे लम्हे को अपने हाथों में महसूस किया, आज वो दरगाह किसके लिए अपने फाते को छोड़कर चली गई। शहजादी, रूम में दाखिल होती समिया उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर घबराती उसके पास भाग आई। आप भी दरगाह चली गई? हुरुलैन खाली दहलीज को देखती सिसक कर समिया के सीने में चुभी। आंखें तो सिम्मी की भी नम थी। जब गाड़ी में बैठती दरगाह को आंखें पूंछते देखा था, वो मजबूत औरत रो पड़ी थी। उसके अंदर एहसास जागे थे, मेरा फाते कैसे संभलेगा अभी? वो तो दरगाह के बगैर एक पल नहीं गुजारता। उसे रोते हुए कहा, तुम्हारी हालत देखो शहजादी, फाते समझदार है, समझ जाएगा। तुम खामोश हो जाओ, आलम आएगा तो हम उससे कहें कर बुला लेंगे दरगाह को। वो उसे बहलाने लगी और वाकई उसका दिलासा कारआमद साबित हुआ। वो रुलैन रोते रोते मुस्कुराए। हाँ, आलम ज़रूर बुलाएगा उसे अपने मेरे लिए, उसे यकीन से कहा। समिया ने उसके मासूम चेहरे को देखकर उसका सर सीने से लगाया। ये क्या है? शशर सी दरगाह अपने बाहों में देखने लगी। आरिफ लब भींचे सुर्ख आंखों से देख रहा था, वहीं सही की आंखें लाल अंगारा थी। मेरी अमानत। वो बेतासुर चेहरे से बोला, अमानत? दरगाह उलझ गई। वो कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे, आरिफ के साथ उस आलीशान जगह पर जहाँ बीस मौजूद था। वो इस बंगले में दाखिल हुए, आरिफ को अंदर बुलाया गया और दरगाह बाहर लॉन्च में ही बैठी थी। चंद घंटों बाद जब उसे भी मुलाजिम अंदर जाने का पैगाम दिया, तो हैरत से परेशान वो अंदर रूम में गई, तो रूम के बीचों बीच आलम और आरिफ दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखें सुर्ख थीं। वो भी कुछ समझती या कुछ कहती, तभी डॉक्टर एक्सक्यूज़ करते अंदर दाखिल हुई। दरगाह ने देखा, उसकी गोद में गुलाबी कंबल में लिपटी हुई कोई बच्ची थी जो मुसलसल छोटी मध्यम सिसकियां भर रही थी। जाने कितनी देर वो वहीं खड़ी रही। डॉक्टर आलम को कुछ कह रही थी। आरिफ लब भींचे जख्मी नजरों से उस बच्ची के सुर्ख गुलाबी चेहरे को देख रहा था जो आलम के पास सो में थी। डॉक्टर के जाने के बाद दरगाह को अंदर बुलाया गया और वो खामोशी से अंदर आई। तब उसकी सोच और गुमान में भी नहीं था कि ये अब क्या होने वाला है। होश तब आया जब अचानक से उसकी बाहों के असार में वो नन्ही गनूदगी में जाती बच्ची डाल दी गई थी। हाँ, ये मेरी अमानत है जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अमानत के साथ तुमने इसे परवान चढ़ाना है। वो उस बच्ची का गाल छू कर कहा, जिससे मानो उस लम्स पर मुस्कुराते हुए लरसी बल्कि वहाँ की तरके के साथ आरिफ ने भी चौंक कर उसकी सिल्वर ग्रे आंखों में देखा। आरिफ ने तो आंखें दर्द से मीच लीं। उसके सारे जख्म, वो तड़पती बातें, वो रोती सी सकती लड़की, उसकी वीरान तड़पती मोहब्बत के लिए आंखें, वो रमशा। मैं आता हूँ। वो एक मजबूत होकर भी खुद को मजबूत न रख सका। उसका दिल भर आया था। उस लड़की को मोहब्बत ने मार दिया। किसने उस बदनसीब को कहा था, करे मोहब्बत एक हैवान से? क्या तुम्हें इख्तलाफ है इस फैसले से? साइड ने उस बच्चे का काल चलाते दरगाह से पूछा, जिसकी आंखों के सामने फाते का चेहरा घूम रहा था। नहीं सर। वो चाहकर लबों पर फाते को नहीं ला सकी। ये नहीं बोल सकी कि मैं फाते के बगैर कैसे रहूंगी, और फाते मेरे बगैर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दरका। मैं सबको छोड़कर तुम्हें चुन रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मैं अपने बच्चों के लिए देख चुका हूँ, और यही नहीं बल्कि इससे बढ़कर तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम इसे दोगी। वो उसके सर पर हाथ रखकर जैसे मोहब्बत मांग रहा था। दरगाह का सर झुक गया और खुद बहुत आसमात में हिल गया। आप बेफिक्र रहें सर। वो छोटी बच्ची को देखती बोली। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है दरका, मैं बेफिक्र नहीं रह सकता। तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली होगी, बिल्कुल नहीं। मेरा साया हर वक्त तुम लोगों पर होगा, और जब वक्त आएगा तो मैं अपनी अमानत ले जाऊंगा। उसके हवाले टिकट और कुछ कार्ड पेपर्स करने लगा। दरगाह ने खामोशी से लिए और देखकर बैग में डाल दिए। फाते की फिक्र मत करना, वो तुमसे मिल लेगा। साई ने उसकी आंखें पड़ते हुए कहा। वो नफ़ी में सर को चंपी शेटी गोया हुई। नहीं सर, वो जितना अच्छा है वो मैं दिल से कबूलती हूँ।
पर मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। बेशक याद आएँगी मुझे, पर फ़र्ज़ मेरा फ़र्ज़ ही रहेगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके कहे अल्फ़ाज़ पर साहिर खामोश रह गया। उसके पास दूसरी कोई राह नहीं थी, वरना वो ऐसा नहीं करता। गुड। मेरी चॉइस गलत नहीं, मुझे मालूम था। वो बोला तो तरका महज़ मुस्कुरा दी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की। जान की बाज़ी लगा दूँगी, पर इस पर आँच नहीं आने दूँगी। नहीं, जान की बाजी नहीं देनी दरका, बेफ़िक्र हो। अब ज़िंदगी तुम्हें मिलने वाली है। वो एक बिल्कुल पुरसुकून और नई पहचान से खुशहाल होगी, जहाँ तुम्हें एक बेटी की तरबियत करनी है, मेरी अमानत की। उसकी गाल उँगली के बोर से सहला रहा था और वो सोई होने के बावजूद भी हल्का सा मुस्कुराई। उसके छोटे गुलाब की पत्तियों जैसे सुर्ख गुलाबी लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जो आलम के लबों पर भी छा गई थी। पाक पहुंचते ही उसे सबसे पहले रमशा को मनु मिट्टी के हवाले किया, जिसकी वो अमानत थी। रिश्तेदार में कोई नहीं आया था, सवाए चंद उसके दोस्तों के, जो उसके चेहरे का आखिरी दीदार करते लरस उठे थे। और आलम की आंखों के सामने वो मिट्टी के हवाले हो गई। हमेशा के लिए उसका किस्सा ख़त्म हो गया था। जिससे शुरू हुआ था, उसी पे इख्तिताम हो गया था। वो मोहब्बत की अंधी नगरी में चल पड़ी थी। ठोकर तो खानी ही थी तारीकी में। आरिफ तुम्हारे साथ चल रहा है। वहाँ पहुँचते सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना, किसी नज़दीक बैंक में। घर मुलाजमीन ज़रूरत की हर चीज़ का इंतज़ाम अब वो तक हो गया होगा। तुम्हें बस इसकी तरबियत करनी है, एक मासूम फूल की तरह। उसे समझा रहा था और धड़का समझ रही थी, बल्कि उस बच्ची को देखती। फ्लाइट का वक्त होने वाला है, चले। कुछ ही देर में आरिफ नॉक करता रूम में आया। तब तक साहिर उसे तमाम बारीकियों से समझा चुका था कि उसको कितने वक्त तक कैसी प्रोटेक्शन देनी है। इस बात में साहिल आते हुए साहिर आगे बढ़कर उससे बच्ची को लिया और आखिरी बार उसे देखा। उसकी गोद में आकर वो फिर मुस्कुराई थी। इतनी मासूम थी, ये नहीं समझ पा रही थी वो उस इंसान की गोद में है जिसकी मोहब्बत में उसकी माँ बर्बाद हो गई थी। उससे झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और वो उस नरम गरम बोसे पर आंखें हुआ करके साहिर की आंखों में देखने लगी। ये सीन इस कदर जानलेवा था कि दरगाह आरिफ नसें फेर कर। मैं तुम्हें दूर नहीं करता, पर ये साहिर आलिम की मजबूरी और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। उसके दोनों गाल छूकर दुख से बोला तो वो गहरा मुस्कुराई। लगता है आपसे काफ़ी ज़्यादा मानूस हो गई है। उसे खामोश सिर्फ मुस्कुराते देखकर आरिफ ने कहा तो आलम साहिल आ गया। हाँ, आंखें जो मेरी गोद में खोली थी, सबसे पहले चेहरा भी तो मेरा देखा था। सपाट लहजे में बोलता एक बार जी भर कर उस सन्नी गुलाबी फूल को देखकर तरका के हवाले किया। तरका ने आहिस्ता से उसे सीने से लगाया। चलें। आरिफ ने कहा तो आलम उस बच्ची को देखकर पुश मुड़ गया। दिल तो नहीं कर रहा था, पर यह ज़रूरी था, पहले वो भी रमशा के लिए। आज उसका भाई होता तो शायद दोनों आसानी से परवान चढ़ते, पर अब से उस कठिन राह को उस नन्ही परी ने खुद ही तय करना था, जहाँ कोई नहीं था, न अपना न अपनी। दरगाह एक गहरा सांस भरकर खुद को संभाल गई, क्योंकि वो पाकिस्तान से हमेशा के लिए दूर जा रही थी और फाते से भी। अब तो जाने फिर से ज़िंदगी में मिलना लिखा था या नहीं। उसकी ज़िंदगी एक अलग राह की मुसाफिर बन गई, जहाँ फाते नहीं कोई ही मुसाफिर थी। क्या वादे ये जानकर कबूल कर पाएगा कि तरका उसे छोड़कर एक अलग वजूद को पालने संभालने के लिए चली गई है? आरिफ ने झुककर बैग उठाया और आलम के कंधे पर हाथ रखा, जो मुस्कुरा कर पलटा तो चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, बल्कि वो कसमसाती रोने की तैयारी पकड़ती उस बच्चे की आवाज़ सुन रहा था, उसे ही देख रहा था। वो वहीं खड़ा रहा और तरका उसे सीने से लगाए आगे बढ़ी। ये शायद वो बच्ची भी जान गई थी कि किससे जुदा हो रही है। उसकी मदम सिसकियाँ फिर गूंजने लगी। वो फिर उसके साय से दूर हो गई। क्या ऐसे ही अपनों से दूर रहेगी? वो रो रही थी, अब तेज आवाज में कि साय का सीना तड़प उठा उसके लिए, पर वो सबके बाहर बिठाए लहू आंखों से खड़ा था। तुमने कहा था इसका बेटा भी है, वो कहाँ है? आरिफ ने कुछ याद आने पर रुककर पूछा। उसके रुकने पर तरका भी रुक गई। उसके सवाल पर साय ने थकी हुई सांस खारिज की और उसको बोलने के लिए तैयार किया। यह अल्फाज उस बच्चे के कान में भी जाने चाहिए, ताकि कल कला उम्मीद न लगाए दुनिया से। उसका सिर्फ 20 था और 20 के लिए ही जिंदा होगी उसकी नन्ही परी बनकर। वो नहीं रहा, शहीद हो गया। सकीर। वो बोला, पर ये अल्फाज किसी पहाड़ की मानिंद रेसा रेसा उसके सर पर होकर बरसते थे और दोनों सईद के चेहरे को देखने लगे। अगर फातेह है तो सकीर भी होगा। दरगाह के कानों में अल्फाज गूंजे। नहीं रहा सकर। आर्यन ने शशटर होकर सकर पर जोर दिया कि आप यही नाम ले रहे हैं, थोड़ा गौर करें कहीं गलत तो नहीं ले लिया। हाँ,
सकर, रमशा का सकर, एक बेगुनाह मासूम सा सकर, फिर से एक सही नहीं, सकर। अच्छा हुआ कि वो नहीं रहा, वरना उसका नाम उसे जहन्नुम में भेज देता। वह बड़बड़ा कर रही क्यों। आरिफ ने गहरा सांस भरा। तो मतलब सकर आया था दुनिया में, पर वक्त पर ही उसे हैवानों ने मार दिया था। इसका नाम? जाते हुए दरगाह ने पूछा। आरिफ ने भी चौंक कर आलम को देखा। अहम सवाल तो वो पूछने ही भूल गए। कस्वा। वो मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि उसे देखकर सबसे पहला नाम यही आया था आलम को, जो उससे अपनी बेटी के लिए सोचा था। माशाल्लाह। आरिफ को भी पसंद आया कस्वा। अगर इससे कभी पूछा किसके माँ बाप, ये सवाल मुस्तकबिल के लिए काफ़ी खौफनाक साबित होने वाला था। दरगाह ने सोच समझकर सवाल उठाया था। हाँ आलम, हर बच्चा अपने माँ बाप को तो ज़रूर जानना चाहता है। ये भी तो पूछेगी एक दिन कि उसके माँ बाप कौन है फिर। आरिफ ने ताकीद की। आलम गहरा सांस भरकर दरगाह की गोद में रोती हुई कस्बा को देखने लगा। कह देना तुम्हारा बाप एक बीस्ट और माँ ब्लाइंड ब्यूटी है। दोनों उसके जवाब पर शशटर शौक होकर उसे देखने लगे। बीस्ट? ब्लाइंड ब्यूटी? कौन सी ब्यूटी आलम? आरिफ के वजूद पर बिच्छू रेंगने लगे, कहीं वो हुरुलैन के साथ। मेरी ब्यूटी, जो हकीकत में ब्लाइंड ब्यूटी थी। उसके जवाब पर वो उसकी मोहब्बत पर साकित हो गए। तो ये साबित हुआ था कि पीस को बड़े से बड़ा तूफान भी अपनी ब्यूटी से वफा मोहब्बत करने से नहीं रोक सकता था। हमें शक्कर के लिए अफसोस हुआ। काश हम उसे वक्त पर बचा लेते, पर जो होता है उसमें रब की रज़ा होती है। हो सकता है शक्कर का अजियत भरा सफ़र रब चाहता ही नहीं था। आरिफ सोच कर कहते खामोशी से कदम बढ़ा गया। उसके पीछे ही रोती हुई कस्वा को गुलाबी कंबल में लपेटते हुए सीने से लगाए दरगाह रवाना हो गई। और अब पीछे सिर्फ साहिर रह गया था। वो उसके हाथों में महसूस होता रमशा के खून का लम्स, वो जो अपने बेटे के नाम शक्कर रखने से इनकार कर चुका था दिल को। रमशा के बेटे का नाम शक्कर सुनकर वो शशटर था। पर फिर मालूम हुआ कि शक्कर था ही नहीं, उसका कोई शक्कर या वो सब मुसाफिर नहीं था। वहशत की राहों का, जैसे एक सही आलिम हुआ था, उन राहों का सिर्फ सही नाम की वजह से। पर वो जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से चला गया। काश वो शक्कर ना होता तो आज उनके बीच होता। एन। सबके जाने के बाद वो खामोशी सा बेड पर बैठ गया। तभी दिल की जो पुकार थी, उस हालत में वही उसकी बेसुकूनी दूर कर सकती थी, वरना उन आंखों को मिट्टी के हवाले करते उसकी हालत काफ़ी अजीब हो गई थी। वो ब्लाइंड आंखें क्या ज़मीन में गई, हर तरफ जैसे मौत सा सकूत सैर को महसूस हो रहा था। शायद ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा था। ना रहा द किंग, ना कहर, ना रमशा, ना ही उसका मुजरिम। फिर सफ़र कैसे होता वहशत में। पर पीस की तो वहशत अभी छाई हुई थी, जो उन रोशन आंखों के सामने होने के बावजूद उससे खुफिया थी। आखिर वो ब्लाइंड ब्यूटी थी, हकीकी ब्लाइंड ब्यूटी, जो पीस को देखकर भी पीस को पहचान न सकी। वही तो हुई पीस की ब्लाइंड ब्यूटी। लबों पर एन नाम का तबस्सुम सजाए बूढ़ा, सिगार हाथों में पकड़े, शाने पर कोट डालते हुए वो उस घर से बाहर निकला। सर, आपकी फ़्लाइट का वक्त हो चुका है। उसके आदमी ने आकर मोहतब से बताया। साहिर सा हिलाता हुआ हाथ में पकड़े सिगार से उसे जाने का इशारा देकर खुद चलता हुआ अपनी बड़ी सी स्याह गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। ये सफ़र अब तुम्हारा है फातेह, नाम से नहीं। तुम्हें अब साबित करना होगा। कस्वा ही स्कॉटलैंड की पहचान होगी और वही तुम्हारी फतह। तब ठहरोगे तुम सैर आलम के फातेह आलम। सफ़र के दौरान वो सोचता हुआ मुबहिम सा मुस्कुराकर गाड़ी को टर्न करने लगा अपनी एन की तरफ, जो कि बीस के लिए तोहफा सही की फतह थी। दरगाह के जाने का सुनकर मुझे अफसोस हुआ, वाकई तुम अकेले रह गए। दूसरी तरफ मोबाइल पर उसकी आवाज़ गूंजी। फातिह ने खामोशी से मोबाइल को देखा और दूसरी तरफ वजूद का सोचा। मुझे भी खुशी हुई जब सुना फायर करने के साथ ही फेरी फड़फड़ाकर ज़मीन बोस हुई थी। वो आम से लहजे में उल्टा उस पर वार करता बोला। फेरी सटपटा गई। ये किसने बकवास की है? ऐसा कुछ नहीं। वो चिल्ला उठी, क्योंकि उसने सोचा था वो काफ़ी सैड होगा, तो इस बहाने वो बातें करके उसका दुख बांट कर उनका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। पर दूसरी तरफ वाला तो जैसे ढीठ नहीं महा ढीठ था। सब परेशान थे उसके लिए और वो उसे आम से लहजे में बात कर रहा था, जैसे कोई गम नहीं था उसे। और वो क्या जाने फातेह की सोच। ऐसा तब होता जब तुम्हारी माँ न बचती। खैर वो बच गई, मैं इस खुशी में तुम्हें मुबारक कहता हूँ। उसके अल्फाज काफ़ी चुभते हुए थे। फेरी की रूह काम गई। अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज पर वो उसकी भी तो कुछ लगती थी। तुम एक निहायत ही कोई घटिया तरीन बच्चे हो। तुम्हें मैनर्स, तमीज़, बड़ों का अदब कुछ भी नहीं।
शर्म तो दूर तक नहीं, जिस औरत ने तुम्हें गोद में पाला उसी औरत के मरने की बात कर रहे हो। वो चीख रही थी। फातिह ने आहिस्ता से मोबाइल बेड पर रखा कि जितना उसका वॉल्यूम है ज़रूर यहाँ तक आसानी से आवाज़ पहुँच जाएगी बगैर सिग्नल्स की रोक टोक के। पहली बात, वो तुम्हारी जैसी है, तुम उसकी जैसी हो। कुछ भी, बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। मेरे बाप की मेरी मिसाल भी ले लो। वैसे आम सवाल है, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में रखकर तुम्हारे ख्यालात क्या हैं? उसका लहजा नहायत सुलझा हुआ आम सा था, पर उसके अल्फाज फेरी का दिमाग घुमा गए। फितने, पूछी ही। वो छोटा सा बच्चा उससे किस तरह बात कर रहा था। तुम इतना चीखती क्यों हो? उससे बेमतलब हम मगर अहम सवाल क्यों, जिसका जवाब दूसरा कोई नहीं पर फातिह के लिए काफ़ी फजूल था। दफ़ा हो, उससे छोकर बोली। मतलब अब वो उसके बोलने पर भी नुक्स निकालेगा। उसे तो बच्चा कहना बच्चे की तौहीन थी, जाने कैसे आप ही इसे मासूम कह रही थी। काफ़ी अच्छी वजह है, जारी रखो, शायद कभी हो जाऊं, नेक तमन्नाएं। वो कहकर रखने ही लगा था कि फेरी ने बड़बड़ा कर टोका। रुको, बात सुनो। उसकी रोक पर फातिह गहरा सांस भरकर आंखें मीच गया, वरना दिल था कि मोबाइल का किस्सा ही दुनिया से ख़त्म कर दे। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई और फेरी हंस पड़ी। उसके चलते रिंग करती मुस्कुराहट फातिह को मोबाइल को खोलने के लिए मजबूर कर गई। तुम्हें किससे बताया मैं फायर नहीं कर सकी? काफ़ी सोच कर वो सवाल उठा लाई। बेवकूफ़ों से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती है, हम बात करो। तुम तो अकेली हो गए फितने, धरखा जो चली गई। अब तो तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं इस दुनिया में। वो महसूस होकर खिलखिलाती हुई बोली। बहुत जल्द आने वाली है मेरी दोस्त। वो चिता कर बोला। फेरी को लगा वो रुलैन के पेट में मौजूद अपनी बहन के बारे में कह रहा था। कौन होगी वो बेवकूफ़ जो तुमसे दोस्ती करेगी? वो उसे सिच करने के लिए पूछने लगी। भला फातिह को बताने में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? तुम्हारी बहन के बारे में क्या ख्याल है? उससे पूछते कॉल डिस्कनेक्ट करने के साथ मोबाइल साइलेंट कर दिया। अपने जवाब के बाद वो फेरी की शौकी हालत, फिर चीख चिल्लाहट, गुस्सा, वो सब समझ रहा था और उसकी नज़रें सामने मौजूद तरका की तस्वीर और अपने स्टोन पर थी, जिनके बारे में उससे कहा था, तरका मैं तुम्हें उनका साथ सुनाऊंगा। उसकी पूरी आंखों से आंसू फिसल कर तरका की तस्वीर पर गिरे। जब वो छोटे से फातिह को सीने से लगाए खड़ी थी, फातिह ने सख्ती से लब आपस से बेविस कर लिए, कहीं एक पुकार ना निकल ले, जिसके बारे में उससे कसम उठाई थी पुकारेगा नहीं। उसे इतना बुज़दिल नहीं फातिह। दरका, इतनी अपनाहियत और एहसास देखो जो अजियत दी है, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि किसी को मोहब्बत देकर फिर छीन लेने से कितनी अजियत होती है, किसी अपने के अचानक जाने से कितना दुख होता है। तुम जिस फ़र्ज के लिए मुझे रुलाया है, वो फ़र्ज एक दिन तुम्हें रुलाएगा। जिस भी वजूद ने तुम्हें मुझसे अलग किया है, फातिह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। खिड़की के बाहर फ्रेम फेंकते ही उससे सरगोशियों में कहा। रूम में जगह जगह उसका लम्स महसूस हो रहा था। वो जब स्कूल से आया था उसे उसकी माँ ने बताया कि दरका चली गई है। समिया और रुलैन उसके रवैये को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थी, पर उनके बरखिलाफ फातिह ने कह दिया। अच्छा है, चली गई मुसीबत। पर ये तो कोई फातिह से पूछता हूँ जिसकी गोद में परवान चढ़ा, उसके अचानक धुतकार कर जाने से कितनी हैसियत मिलती है। वो खामोशी से चलता हुआ बेड पर बैठ गया। दिल सारे रूम को तहस तहस करने को उकसा रहा था, पर वो जज्बात से नहीं अकल से काम लेने वाला बंदा था। उसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो रिश्तों के सामने नहीं अपनी सोच को देखता था और उन्हीं रिश्तों के लिए रुकता था जो उससे मुखलिस हो। उसके लबों पर यखलत गहरी मुस्कुराहट छा गई, और मुस्कुराहट ऐसी जिसका साथ उसका ठहरा जुनून दे रहा था। दूसरी तरफ फेरी सामने बैठी मेसी के पेट को देखती मुठ्ठियां भींच गई। मैं अपनी लिटिल फेरी पर तुम्हारा बुरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी फातिह, उसे गुस्से से बड़बड़ा कर सोचा। लगता है फड़फड़ा रही है इसके अंदर की फेरी। सामने बैठा उसकी सुर्ख हालत देखकर सुहान तंसिया बोला, जिस पर मुस्कान का खिलखिलाता हुआ अपने बेटे की बात पर कहकर पूछा। तुम तो चुप ही रहो, हर वक्त बोंगियां मारते रहते हो। उससे छिड़का। बोंगे लोगों को देखकर बोंगियां ही मुंह से निकलती हैं। वो हंस से अपनी माँ को शरारत से आंख मार कर बोला। मेरी गुस्से से बिभर गई। वो तो फातिह को जलाने के लिए बैठी थी, पर कुल्हाड़ी उल्टा उसके हाथों से उसके पाँव पर ही गिरी थी। वो अपने लहू वजूद समेत जल भुन गई, और अब ये भड़ास जुहान पर ही निकलनी थी। वहीं सोफे से टेक लगाए बैठी अनार के दाने मुंह में डालती मुस्कान महसूस हो रही, दोनों की नोक झोंक से हंस रही थी।